हम अपने अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए हमारी मैडम जो स्पीकर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो एकदम, उनको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत लंबा इनका एक अनुभव है एआईसीबी के साथ जुड़े रहने का और एआईसीबी के वुमेन फोरम को चेयर करने का। अभी भी ये महिला समिति की अध्यक्षा हैं हमारी मंजुला रथ मैडम। तो मैडम को का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में। और आज मैडम हमें और हमारे एफिलिएट्स को जिस मुद्दे पे गाइड करेंगी वो है स्ट्रेंथनिंग जेंडर सेंसिटिविटी इन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी संगठनों में लैंगिक संवेदनशीलता को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है और अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके संबोधन की। मंजुला मैम को को-होस्ट दे दिया है, मैम अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। अब मंजुला जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने अपने विचार हमारे से साझा करें। मंजुला जी का परिचय गौरी जी ने ऑलरेडी दे दिया है। बहुत लंबा अनुभव है इनका विमेन एम्पावरमेंट में, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत काम किया है। रिसर्च स्टडीज कंडक्ट किए इन्होंने, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पोलिटिकल साइंस में दौलताबाद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और एआईसीबी विमेन पैटर्स की चेयर है बहुत लंबे समय से। एशियन ब्लाइंड यूनियन की चेयरपर्सन रही है, WBO में एआईसीबी की डेलीगेट है। तो इनके विचारों के लिए सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं। मंजुला जी। थैंक यू प्रोफेसर अनेजा। एआईसीबी के सभी एफिलिएट्स और एआईसीबी के सभी ऑफिस बेयरर्स, सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, और प्रोफेसर अनेजा का जिन्होंने मेरा इस प्रकार से परिचय दिया। मुझे मालूम नहीं मैं उस लायक हूँ या नहीं, इस टॉपिक के साथ कितना जस्टिस कर पाऊंगी ये तो हम लोग इसका मूल्यांकन बाद में करेंगे। जहां तक संस्थाओं में विमेन एम्पावरमेंट को किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से एस्टेब्लिश करना है, इस टॉपिक की बात है, मुझे लगता है कि मुझसे पहले संस्थाओं के संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका होगा, लेकिन मैं संक्षेप में केवल इतना ही कहूंगी कि 16th और 17th सेंचुरी में जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया और स्टेट को बहुत अधिक महत्व दिया गया, और उसके बाद एनजीओज जो थी वो एक बहुत बड़े पिलर के रूप में सामने आए सोशल रिहेबिलिटेशन के लिए, और इन्होंने जो स्टेट की बाउंड्रीज थी उसको क्रॉस किया। जो स्टेट के 4 आवश्यक तत्व होते हैं जिसमें से भूमि एक है, तो एनजीओज ने उस भूमि की बाउंड्रीज को क्रॉस किया, क्योंकि अलग अलग कल्चर्स में के लोग जो हैं अलग अलग राज्यों में हैं और उनकी मोर और लेस सिमिलर कंडीशंस हैं, सिमिलर स्थितियां हैं। तो उस सब के चलते एनजीओज की भूमिका पिछले 200 सालों में काफी रही, और अगर मैं ये कहूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो एनजीओज जो थी वो बहुत एक्टिव हुई, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जहां पर कि एनजीओज ने सरकार पर अपने अपने सेक्शन के रिहेबिलिटेशन के लिए काफी दबाव डाला, और एनजीओज की वजह से समाज की जो सोच थी उस सोच में बदलाव आना शुरू हुआ। से फॉर एग्जाम्पल विमेन एम्पावरमेंट, तो विमेन एनजीओ जो हैं वो 1970s में बहुत सारी हमारे सामने आई। डिसेबिलिटी की एनजीओ 1970s में हमारे सामने आई। तो यदि मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो वो ये कि 1970s और 1980s ये 2 दशक ऐसे थे जहां पर कि एनजीओस अलग अलग कंट्रीज में एस्टेब्लिश हुई और एक्टिव हुई, और उनकी एक्टिवनेस की वजह से समाज की सोच
उस सेक्शन के प्रति बदली और सरकार की सोच बदली, क्योंकि सरकार का वही ब्यूरोक्रेटिक रवैया रहता है। तो वो क्योंकि हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हाई प्रोफाइल, मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स हाई प्रोफाइल फैमिलीज को बिलोंग करते थे, तो उस सरकार की सोच को बदलने में, सरकार की सोच को आम आदमी की जरूरतों तक पहुंचाने में, अल्पसंख्यकों के भी कुछ राइट्स हैं, उस चीज को सरकार को एहसास करवाने में एनजीओस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और एनजीओस ने डेफिनेटली, जहां एक ओर सरकार, दूसरी ओर समाज और तीसरी ओर अपने स्वयं के सेक्टर के लोगों की सोच को बदला है। उदाहरण के लिए आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, औरत ही औरत की दुश्मन है। तो जो पॉइंट है वो ये है, इस सोच को, जो ये औरत की सोच है, ये जो पैट्रियार्कल सोच है, इस सोच को बदलने में एनजीओस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जो जैसे कि दृष्टिबाधित है तो उनको दान दे दो, उनको दक्षिणा दे दो, उनको भोजन दे दो। एक बहुत पॉलिटिकल लीडर हमारे हिंदुस्तान में हुए हैं, मैं उनकी पोजीशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी, लेकिन बहुत ही सीनियर लेवल के व्यक्ति, उनके पीएस जाके बोलते हैं जी आपसे कुछ दृष्टिबाधित मिलने आए हैं, तो वो मिलते हैं और उनको वो बोलते हैं कि हमें नौकरियां चाहिए। और तुम्हें नौकरियों की क्या जरूरत है, खाना चाहिए, खाना गुरुद्वारे मंदिर में मिल ही जाता है। तो ये वाली जो सोच थी, इस सोच को बदलने में हमारी एनजीओस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यदि मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो जो हमारे सामने एक्ट्स आए हैं, बहुत सारे एक्ट्स आए हैं 1990 के बाद, उन एक्ट्स को लाने में, जो मैंने अभी कहा कि सरकार की सोच को बदलने में, उन एक्ट्स को लाने में भी हमारे एनजीओस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। अब सवाल ये उठता है कि एनजीओस में विमेन की क्या स्थिति है। एनजीओस की भूमिका तो रही, लेकिन इन एनजीओस के भीतर विमेन की क्या स्थितियां रही हैं। यहाँ पर मैं एक दो चीजें कहना चाहूंगी। एक तो ये, इस स्थिति को जानने के लिए जब मैं एशियन ब्लाइंड यूनियन में थी तो हम लोगों ने 2003-4 में एक स्टडी की थी, रिसर्च स्टडी की थी कि दृष्टिबाधित महिलाओं की डिसीजन मेकिंग लेवल पर क्या भूमिका है। तो आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि वो भूमिका एक तरह से नगण्य थी, क्योंकि अब वो डेटा देने का फायदा नहीं है, बिकॉज उसको स्टडी किए हुए भी 15, 16, 17, 18 साल हो चुके हैं। और हम लोग नेक्स्ट ईयर इसी प्रकार की एक स्टडी करने वाले हैं फिर से, ताकि हमारे पास लेटेस्ट डेटा आ सके और हम लोग जो है फिर इसको कंपेयर करें कि स्थिति में क्या बदलाव आया है, या इतने सालों से जो कोशिशें चल रही हैं वो कोशिशें हमारी बेकार हुई हैं या कुछ परिवर्तन आया है। तो उस सब को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट ईयर इस प्रकार की एक रिसर्च स्टडी फिर से टेकअप करने वाले हैं AICB के लेवल पर। तो मैं ये कह रही थी कि 2003-4 में हम लोगों ने एशियन ब्लाइंड यूनियन के तहत एक स्टडी की थी जिसमें महिलाओं की भूमिका नगण्य रही थी। और जो हमारे एक्ट था 1995 का और 2016 का, इन दोनों एक्ट्स में भी विमेन की स्थिति के संबंध में जो प्रोविजंस है उनमें बहुत अंतर है। वो क्योंकि आप सब लीडर्स हैं, आप सब ने दोनों एक्ट्स पढ़े होंगे, तो उस डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग नेक्स्ट ईयर ये स्टडी करने वाले हैं और मेरे साथ इस समय बहुत सारे एनजीओस हैं, अभी मैंने सुना कि 32 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं बहुत ही संक्षेप में आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि क्या कारण है कि आज भी
विमेन की भूमिका एनजीओज में नगण्य है। तो इसको यदि हम शुरू करें, दिल्ली से शुरू करें, क्योंकि दिल्ली भारत का दिल है, तो और दिल्ली में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा एक्टिव लोग हैं, तो क्या दिल्ली के जो एनजीओज यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो हमें बताएंगे कि क्या कारण है कि एक तो विमेन की स्थिति क्या है, साथ साथ दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक, विमेन की स्थिति क्या है, और दूसरा, यदि विमेन की स्थिति संस्थाओं में नगण्य है या बहुत कम है तो उसका कारण क्या है। आप लोग प्लीज बहुत संक्षेप में आधे से 1 मिनट के अंदर ये बता दें, क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है, उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा बोलना हो। तो दिल्ली बताएंगे क्या, दिल्ली से जो एनजीओ दिल्ली जुड़े से हुए हैं? हमारे पास बीपीए है और भारतीय नेत्रहीन कल्याण तो परिषद है। भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद से जो हमारे साथी जुड़े हैं, प्लीज संक्षेप में बता दीजिए। तब तक बीपीए से बता दें, जब तक वो भारतीय नेत्रहीन परिषद के ऑफिस बेयरर्स अपने आप को अनम्यूट करते हैं। मोहिनी, हाँ जी, किसने? जसमायर पान्नू जी ने हैंड रेज किया है। जी जी, भारतीय नेत्रहीन। प्रोफेसर अनेजा, हम जो है ना, क्योंकि इसको पार्टिसिपेटरी कर रहे हैं, तो वो जो हमारा क्वेश्चन आंसर्स का टाइम होगा उसको फिर हम लोग बहुत शॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि पार्टिसिपेंट सभी अपनी बात रख रहे हैं। पान्नू जी। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम ऐसा नहीं, इसमें तो देखिए किसी को भी कोई लाया नहीं, सभी लोगों की मेहनत से ही लोग आगे आए हैं। यदि आप जैसे आप मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हैं, बाकी महिलाएं भी पहुंचेंगी। किसी को लाना और खुद पहुंचना, इन दोनों में फर्क है। पहुंचेंगी, ऐसा नहीं कि हमने या तो महिलाओं को दर्जा ना दिया, ऐसा तो है नहीं। अभी देखिए महिलाओं को भी भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद में महिलाएं रखी जा रही हैं, पुरुष तो रखे नहीं जा रहे हैं। नहीं, मैं नेतृत्व लेवल की बात कर रही हूँ पान्नू जी। नेतृत्व तभी तो आएगा ना, उनको यदि रास्ता ही नहीं देगा कुछ, नेतृत्व कहाँ से आएगा? नेतृत्व सेल्फ आता है ना, खुद से आता है नेतृत्व तो। ठीक है, नेतृत्व लाया नहीं जाता है, नेतृत्व खुद से आता है। ठीक है, थैंक यू, क्वालिटी है, किसी लीडरशिप किसी जगह बनाई नहीं जा सकती। अब इतनी लड़कियां जो भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद में लड़कियां रह रही हैं, यदि वो खुद करेंगी, मेहनत करेंगी, तो ही आगे बढ़ेंगी ना। थैंक यू पान्नू जी। थैंक यू। तो पान्नू जी ने कहा कि सेल्फ पार्टिसिपेशन, लड़कियों का अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, उनका अपना पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट बीपीए। मोहिनी जी, अनम्यूट करिए मोहिनी। बीपीए से और कोई बोलना चाहे? मोहिनी जी बोलना नहीं चाह रही तो अनिल सर। हाँ नहीं मोहिनी, हाँ मोहिनी। नहीं, वो मैंने कहा वो अनिल सर जुड़े हुए ना। हाँ अनिल वर्मा जी, इनको अनम्यूट कीजिए। कोई भी बोलना चाहे बीपीए से, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहा मंजूरा आपको इस टाइम पे। आगे चले। आई थिंक नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश दृष्टि से मैडम और एनएवीएच है। तो दृष्टि से कौन है हमारे साथ? गुप्ता सर है, वर्षा मैडम है, पंकज जी हैं। दृष्टि से यदि कोई बोलना चाहे तो हैंड रेज कीजिए, अपना हैंड रेज करें प्लीज। पंकज दुबे जी को अनम्यूट कीजिए। पंकज अनम्यूटेड है आप? हेलो हेलो, हाँ मैडम नमस्ते। नमस्ते पंकज। मैडम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी महिलाओं को आगे किया जाता है, मगर वो पता नहीं क्यों नहीं आगे होना चाहती है। वो उनकी स्वयं की ऐसी, मतलब उनको लगता है कि ये प्रतिभावान है और इनको आगे कर सकते हैं, मगर वो जो है खुद नहीं आगे बढ़ना चाहती है, तो फिर वो पीछे ही रह जाती है। तो इसका मतलब हुआ पंकज लैक ऑफ इंटरेस्ट, महिलाओं के अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट का नाम नहीं रहता। वो उनको ये लगता है कि अरे पुरुषों के बीच में हम ना बोले, हम ना। ठीक है। थैंक यू पंकज। नेक्स्ट एनएवीएच जय गुप्ता। शंकर लाल जी ने हैंड रेज किया है। नहीं, वो एक संस्था हो गई। अच्छा, आप चाहे तो कर लीजिए, समय कम है, 1:15 हो गया ऑलरेडी। देख लीजिए 1:30 तक आपका सेशन है।
जी कोई इतना बात समय नहीं, देना। संक्षेप Yes, में ma'am. शंकर लाल जी। हेलो मंजुला मैम, नमस्ते। नमस्ते मंजू जी। जी, जय गुप्ता जी। हाँ जी जी, हाँ जी मैम। हेलो, संक्षेप में शंकर लाल जी, मेरे 1 मिनट। हाँ बोलो जी, संक्षेप में। मैम हमारे यहाँ NABH में सिंह सर ने तो मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मतलब सारा काम दिया एक तरह से। तो मैं संस्था को तो नहीं जिम्मेदार समझूंगी, लेकिन कुछ लोगों के घर में उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है कि अब आप ना नेता हो गए हो, इस तरह भी कहा जा सकता है, इसलिए घर का दबाव हो सकता है। और मेरे यहाँ तो खैर मैं फ्री हूँ घर से भी, और तो जया तुम सर ये ने भी मुझे कहना बहुत चाह आगे रही हो, आगे की जिम्मेदारी दी है। जया 1 सेकेंड, तुम ये कहना चाह रही हो कि हमारी संस्कृति जो है पारिवारिक कारण जो है, सांस्कृतिक कारण है, वो भी उत्तरदायी है। शंकर लाल जी, बिल्कुल। थैंक यू जया। शंकर लाल जी। शंकर लाल जी, शंकर जी अनम्यूटेड है, आप बोलिए, कुछ बोलना चाहें तो। आपने हैंड रेज किया था। हेलो। शंकर लाल जी, हाँ बोलिए शंकर लाल हाँ, जी। मेरी आ आवाज आ रही है सर, मैडम? आ रही है। हाँ आ रही है, बोलो। सभी को नमस्ते। नमस्कार। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी संस्था से बहुत सारी बिजली इम्पेयर्ड जुड़ी हैं और हम जोड़ने के बराबर प्रयास भी करते हैं। तो कुछ लोग आने की कोशिश करते हैं, पर क्यों नहीं आ पाती ये मैं समझ नहीं पाता हूँ। ठीक है, अभी उसके कारण पर हम बात उसी पर समझ रहे हैं। नेक्स्ट और कोई बताएंगे? उत्तर प्रदेश तो हो गया, नेक्स्ट कहाँ से है? बिहार नेतृत्व परिषद, बिहार BNP विजय, नेतृत्व। पूजा है वहां से, लीडर में विजय कुमार जी हैं। पूजा, पर निशु राय जी ने हैंड रेस किया है। बातें हिंद से हैं, दिल्ली से। जो भी है बताएं, निशु या पूजा, जो भी बोलना चाहे। इंद्रजीत जी, जो भी कोई अपनी बात रखे। वही हेजिटेशन वाले प्रॉब्लम हो जाते हैं मैम। हाँ जी, हेजिटेशन का प्रॉब्लम क्या भाई, उनके बीच में हम कैसे बोल पाएंगे, क्या कर पाएंगे, लोग क्या कहेंगे, जो अंदर से हेजिटेशन होता है, जो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जिस कारण से महिला लोग आगे नहीं आ पाती। आत्मविश्वास की कमी, ठीक है। निशु राय निशु को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए खुद को। निशु राय, रुचि मिश्रा। सभी को नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आई एम ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। मैं तो यही कहना चाहती हूँ मैम कि जब तक हम लोगों की मतलब मैं अपने अनुभव से बताना चाहती हूँ कि जब तक हम लोगों के अंदर मेहनत करने की वो नहीं होगी ना, कि हमें कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, कुछ आगे हमें अपने लाइफ में करना है, तब तक हम नहीं कर सकते, हम हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। तो जब मतलब अपने अंदर इंटरेस्ट का उत्पन्न होना। यस मैम, इंटरेस्ट भी, और प्लस अपने अंदर जो मेहनत है ना, हमें उसको भी समझना पड़ेगा कि हमारी प्रतिभा किसमें है, अपनी प्रतिभा को पहचानना। यस मैम, ठीक है, थैंक यू। और रुचि मिश्रा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मुझे लगता है कि जो महिलाओं को वातावरण मिलता है बचपन से ही, वो ऐसा होता है कि वो लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। उनको हमेशा से बचपन से दबाया जाता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम लड़की हो, इस टाइप का। जी, तो इसका मतलब हमारी संस्कृति। मैम, संस्कृति तो है ही है, और वातावरण जो घर वाले जो देते हैं वो संस्कृति के नाम पे थोप देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और कौन से राज्य से बचे हैं? जयपुर उधर से ही। MP, बिहार और ओडिशा। बिहार से भी। MP, उड़ीसा से बताएं। एक्चुअली गुड आफ्टरनून मंजुला जी। गुड आफ्टरनून। जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की बात कर रहे थे, सोसाइटी का कल्चर दूसरा है, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में ना
जी जैसे हमारे रिजर्वेशन नहीं है, जी जैसे मैं आपको बता देता हूँ 50% रिजर्वेशन है हमारी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन के लिए ओडिशा में, जी लेकिन वुमेन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई चांस नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। जी ऐसे हमारा MP MLA में 33% रिजर्वेशन जैसे होती है, जी हमारे वुमेन के लिए कोई, वुमेन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे होता है कि कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। उन्होंने तो ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी पीछे रहते हैं, लेकिन उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देके फिर उनको लीडरशिप स्तर पर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब इस बात को थोड़ा सा समेटते हुए, एक मिनट, आप लिए जो कैरियर अप चाहिए लीडरशिप में सेटअप करने के लिए, वो नहीं। ठीक है, थैंक यू। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने ये वाला डिस्कशन थोड़ा सा क्यों करवाया और मैंने अपनी बात को क्यों शॉर्टकट किया। उसकी वजह ये थी क्योंकि इस समय NGOs हैं, इस समय हमारे एफिलिएट्स हैं हमारे साथ, और हम जो है, मेरा पिछले इतने सालों का जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि NGOs को किसी भी एक्टिविटीज के लिए विमेन को किस प्रकार से एम्पावर करना है उसके लिए हम लोग बार बार लिखते रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता। NGOs में देखिए दो तरह से विमेन का पार्टिसिपेशन है, एक एज पार्टिसिपेंट और दूसरा एज डिसीजन मेकर। तो एज बेनिफिशियरी हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि विमेन को बेनिफिट पहुंचा रही हैं मेल के साथ साथ, लेकिन विमेन के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग लेवल पर वो जो है नहीं आ पा रही हैं हमारी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी। तो इसके लिए इसके कारण जो कि कुछ आप लोगों की बातचीत से निकलकर सामने आए वो ये, एक तो हमारी संस्कृति, दूसरा संस्कृति में महिलाओं का हेजिटेशन, उनकी ट्रेनिंग ना होना, वो सारी चीजें आ गई। दूसरा महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की कमी, और तीसरा जो है वो ये है कि बहुत बार हमारी NGOs हमें अपॉर्चुनिटीज तो देती हैं कि हम आगे आए, लेकिन हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ यदि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो हम काम कर पाएंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत महिलाओं की तरफ से भी आया है और उन्होंने ये चीज मुझे बोली है कि आप इसको प्लेटफॉर्म से उठाएं कि हम लोगों को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। और इसमें जो क्योंकि अब ऑफिस बेरर्स है, इलेक्शन होना है, कोई किसी को मना नहीं कर रहा अपने चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन और ना कोई रिजर्वेशन है, होना भी नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमें उनको प्रशिक्षण तो देना होगा, तैयार तो करना होगा। जैसे गौरी NGO में आई, इन्होंने काम किया, बहुत कुछ सीखा, इनको अपॉर्चुनिटी मिली, ये खुद ही बता रही है कि 17-18 से इन्होंने ज्वाइन किया, इनको अपॉर्चुनिटी मिली 2020 में और ये अच्छे से काम कर रही हैं। तो इनके अपने अंदर का इंटरेस्ट प्लस NGOs के द्वारा अपॉर्चुनिटीज देना, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत सारी लड़कियों ने बताई है बात, मैं इसलिए इस पॉइंट को रेज कर रही हूँ। तीसरा, इसके लिए एक और जो हमारी पितृसत्तात्मक सोच है, वो पितृसत्तात्मक सोच भी हमें आगे आने से रोकती है, हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो हमें इस सब से भी ऊपर उठना होगा, हमें ये देखना होगा कि क्योंकि मैं जब भी लड़कियों के साथ प्रोग्राम करती हूँ, शुरू में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद जब लड़कियों को मौका मिलता है, लड़कियां खूब आगे आती हैं, खूब इंटरेस्ट लेती हैं और खूब एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, लड़कियों को खुद को डिसीजन लेने देती हूँ और कौल साहब से बात करके हम लोग उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो संस्थाओं के लिए वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो
अनेजा साहब मुझे प्लीज ये बता दीजिए कि अभी मेरे पास जी। कितना समय है, ताकि मैं अपनी बात को उस हिसाब से समेटने की कोशिश आपके करूं। पास 4 मिनट और हैं। थैंक यू। 4 मिनट, अब 5, हम 6, 7 ले लो, कोई नहीं, वो थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक चीज और कर सकते हैं कि अपने जो अभी किसी हमारे साथी ने कहा कि महिलाओं के लिए पंचायत में रिजर्वेशन है, यहाँ पर रिजर्वेशन है, वहां पर रिजर्वेशन है। मुझे याद है 2004 में AICB की जनरल असेंबली लुधियाना में हुई थी। उससे पहले हमने 1/3 जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके हम लोगों ने ये प्रोविजन किया था कि 1/3 जो है हमारे डिसीजन मेकिंग लेवल पर विमेन होंगी। और आप विश्वास करें कि जब भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस या प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें जब डेलीगेट्स की लिस्ट मंगवाई जाती है तो उसमें भी 1/3 हिस्सा महिलाओं को दिया जाता है। और कई बार ऐसे भी फोन आते हैं, सर ने बताया है 1-2 बार, कि जहां पर ये कहा जाता है कि विमेन नहीं है या विमेन के नाम नहीं आते हैं, तो सर उनको दोबारा लिख देते हैं कि देखिए आप जो है विमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पर जरूरी है और आप विमेन को लाएं। तो कहने का जो मेरा तात्पर्य है वो ये है कि प्रयास दोनों ओर से होना होगा। एक NGO की तरफ से, डिसीजन मेकर्स की तरफ से जो ऑलरेडी पोजीशन में है, और दूसरा जो विमेन हैं उनकी अपनी तरफ से भी। बावजूद फैमिली की बाधाएं हैं, बावजूद परिवारों की बाधाएं हैं, बावजूद हस्बैंड्स की बाधाएं हैं, बावजूद बच्चों की बाधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो विमेन को खुद को रास्ते निकालने होंगे। अब मैं बताती हूँ, उत्तर प्रदेश में जो अभी पीछे लखनऊ में एक हमारी भी छात्रा के साथ जो दुर्घटना घटी और उसकी मृत्यु हुई, तो उसके लिए हम लोग दिल्ली में यूपी भवन गए। जब हम यूपी भवन गए तो मेरे साथ मेल्स भी थे हमारे AICB की तरफ से, और रंजू भी आई। हालांकि उनकी बेटी छोटी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको साथ लेकर आई। उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी बेटी छोटी है। उन्होंने उसका रास्ता निकाला और हमने प्लान किया कि हम लखनऊ जाएंगे। तो रंजू ने कहा कि, मैंने कहा तुम चलोगी? उसने कहा हाँ मैं चलूंगी, बावजूद उसकी बेटी 6-7 साल की है। तो महिलाओं को खुद को रास्ता निकालना होगा। ये बात बिल्कुल सही है। यदि हमें, क्योंकि NGOs को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी केवल पुरुषों की ही नहीं है, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी उतनी ही है। और महिलाओं को खुद को आगे बढ़कर बोलना होगा कि हमें ये काम करने दिया जाए, हम ये काम कर सकते हैं, हमें ये काम सिखाया जाए और उन्हें वो काम करके दिखाना होगा, भले ही उसमें सैकड़ों गलतियां हो। आज हम भी काम करते हैं, उसमें जब हम काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम, उसमें बहुत गलतियां निकलती हैं और कौल साहब से छोटी छोटी चीजें हम लोग पूछते हैं और वो बताते हैं और वो फिर हम उनको करके देते हैं, और जब हम उनको करके देते हैं वो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो अप्रिशिएट करना, यदि हम, क्योंकि जो पुरुष जो ऑलरेडी लंबे समय से NGOs में काम कर रहे हैं, हम जो नए लोग आए हैं, महिलाएं आई हैं, सीख रही हैं काम को, हम उनको क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे, तुम कुछ कर नहीं सकती, उनके मनोबल को नीचे ही गिराते रहेंगे, तो वो कभी नहीं कर पाएंगी। उनको अप्रिशिएट करना, ये जो हमारे पुराने नेता हैं, वो उनकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि उनको अप्रिशिएट करके उनको आगे लाएं और उनको काम सिखाएं। जहां महिलाएं सीखें वहां पुरुषों की भी। मैं एक और चीज बताती हूँ, रंजू बहुत समय से बोलती थी मैं बोल नहीं सकती, सबके सामने मैं बोल नहीं सकती, लेकिन जब हम लोग मित्तल सर का प्रोग्राम कर रहे थे, जो प्रोग्राम तो मैं नहीं कहूंगी, जब हम मित्तल सर का वो कर रहे थे कंडोलेंस का भी 20 अभी सितंबर में कर रहे थे, उस समय रंजू घर से ऑनलाइन बोली और वो बहुत अच्छा बोली। तो जो पॉइंट है वो ये है कि दोनों तरफ से ये चीजें होनी होगी और हमें अपने संशोधन करना होगा। और तीसरा कि जो संस्थाएं हैं
यदि उनके पास चिट्ठियां जा रही हैं तो उनको रिस्पॉन्ड करना होगा। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मेरी ओर से चिट्ठी जाती है, उसका रिप्लाई नहीं आता कुछ लोगों की ओर से, सबकी तरफ से नहीं, लेकिन फिर मेरे को कॉल सर को बोलना पड़ता है कि सर ये एक बार आप भेज दीजिए मेरे। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा आगे आना होगा। तो मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैंने अपने सेशन को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की ताकि मैं पहले समझ सकूं, क्योंकि ये वाला मुद्दा ऐसा है, इतने सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी अभी इस दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है और वो काम हम सब मिलकर ही कर सकते हैं, मिलकर इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं प्रोफेसर अनेजा का और पूरी टीम का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं अपनी बात रख पाई। थैंक यू। धन्यवाद मंजुला जी। अगर कोई प्रश्न है तो 2 प्रश्न हम ले सकते हैं। 30 हो गया, 2 प्रश्न फिर भी हम लेंगे कम से कम, अगर हैं तो अगर कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करें अपना। तो कोई प्रश्न नहीं है तो हाँ यस बोलिए। हाँ जी बताइए, कोई प्रश्न है क्या? सॉरी टेक ओवर। ओके, तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने एक्सपीरियंस के, अपने अनुभवों के आधार पे जो हमें बातें बताई और हम सब उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं और हम सभी महिलाएं जो यहाँ पे हैं वो इसका एग्जाम्पल हैं। तो आपने अपने अनुभव के आधार पे और अपना इतना सारा समय हम सबको दिया और हमें गाइड किया और इसी तरह से आप करती रहेंगी, यही हमारी आशा है, अपेक्षा है। मैंने खुद भी मैम से बहुत कुछ, जैसा मैंने कहा कि मैं 2017 से एक्टिव हूँ, तो मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला और उससे पहले भी मैम का बहुत प्यार और दुलार मिलता रहा है जब हम कॉलेज टाइम पे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैम ने बताई हैं जिस पर संस्थाओं को तो विचार करने की जरूरत है, वो अलग बात है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा जरूरत महिलाओं को विचार करने की है कि वो कैसे अवसर, जैसे रंजू मैडम का एग्जाम्पल दिया, कैसे अवसर निकाले, कैसे तलाशे, खुद अवसर। कहते हैं लोग कि मौका मिल गया, मौका ऐसे मिलता नहीं है। मौका अगर मिलता है तो हमें उसके लिए खुद भी कुछ करना पड़ता है, तो वो बहुत जरूरी है।